अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रा टेट। कुछ दिलचस्प खबरें। एक तो अच्छी खबर है बहुत, अली वज़ीर MNA हैं, पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान के। उनको कोई तकरीबन 11 महीने के करीब के बाद उनको हिरासत में लिया गया था और उनको सुप्रीम कोर्ट ने आज बेल दी है, तो दैट्स वेरी गुड। और हम इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं कि जो पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत है उसमें पॉलिटिकल स्टैमिना हो कि लोगों के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेल में उसमें रहते हुए आगे बात को बढ़ाएं ताकि लोगों को दायरे में अंदर लाएं और लोग बाहर की तरफ न जाएं। बहरहाल एक और दिलचस्प खबर जो है नाज़रीन, वो यानी कल से हम सुन रहे हैं, सऊदी अरेबिया ने, हमारा बहुत दरीना दोस्त है, वन ऑफ आर पिलर ऑफ आर फॉरेन पॉलिसी, हमारी रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया के साथ है। उन्होंने 3 अरब डॉलर, आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने डिपॉजिट किए हैं ताकि हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है उसमें बेहतरी आए। और साथ साथ वो उन्होंने हमें फैसिलिटी दी, एक्सटेंडेड फैसिलिटी के तेल $1.5 बिलियन का हमें मिलता रहे, विच इज़ वेरी गुड। कमर्शियल टर्म्स हैं सब कुछ, लेकिन जो $3 बिलियन बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से, उस पर हम आपको बताते चलें। इन द पास्ट सऊदी अरेबिया ने बड़ी मदद की है और करता रहेगा और हमारा बड़ा दरीना दोस्त है, और पाकिस्तान भी मदद करता है सऊदी अरेबिया के इन दी एरिया ऑफ सिक्योरिटी वगैरह, तो रिलेशनशिप म्यूचुअली बेनिफिशियल है। बहरहाल जो अभी हुआ है एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट के तहत $300 बिलियन आए हैं, $3 बिलियन पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिपॉजिट हुए। तो नाज़रीन, ये उसमें 3 बड़ी दिलचस्प हैं शराइत जो कि लिखा गया है, इट इज़ ऑल इन राइटिंग और ये पब्लिक है। नंबर 1 के 72 घंटे के नोटिस पे सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट स्टेट बैंक से विड्रॉ कर सकती है ये डॉलर्स। नंबर 2 के पाकिस्तान अगर कोई बैनुल अक़वामी कोई रूल्स वगैरह अगर वायलेट करे तो फिर विड्रॉ कर सकती है सऊदी अरेबिया ये पैसे। और तीसरी जो अहम है कंडीशन वो ये है कि अगर इसमें कोई तस्फिया शुदा मामला उठा, अगर कोई डिस्प्यूट उठा, तो पाकिस्तान के कोर्ट्स नहीं, सऊदी अरेबिया के कोर्ट्स में ये बात जाएगी। तो हमने कहा आपको बताते चले, दिलचस्प है, हमें सपोर्ट भी मिल रही है। बस उस हद तक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ठीक कहते हैं, टैक्स दें और हालात हम बेहतर करें अपने, ताकि हम खुद ही अपने पैसे के बलबूते पर ही आगे चलें। लेकिन एनीवे, आज बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई नाज़रीन कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि इसकी द प्रोज एंड कॉन्स, हम आपको थोड़ा सा बताते चलें कि ऑनरेबल जजेस जो हैं कोर्ट में ऑब्जर्वेशंस क्या थी उसकी। तो हम आपको शुरू करते हैं हम जो कि जज राना शमीम के हवाले से, जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और वो तौहीन अदालत के हवाले से केस गया है और बात फिर आगे निकल गई कि उनका बयान हल्फी भी सामने आ गया। तो जज शमीम पहले नहीं आ रहे थे कोर्ट, तो आज वो तशरीफ़ लाए कोर्ट, और जब तशरीफ़ वो लाए कोर्ट तो सुनिएगा कि उन्होंने कोर्ट में क्या कहा। उन्होंने कहा, मेरा बयान हल्फी सील्ड था और सिर्फ ख़ानदान के पास था, पता नहीं वो किस तरह लीक हो गया। ये साबिक चीफ जज जो हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो फरमा रहे हैं, साकिब निसार से मुतालिक बयान हल्फी किसी अखबार को नहीं दिया, मैंने अभी तक अपना बयान हल्फी भी नहीं देखा जो अदालत में जमा हुआ है। यानी अदालत में जमा हो गया, लेकिन वो कह रहे मैंने तो देखा ही नहीं क्या हो गया जमा, शायद अखबारात वगैरह से कुट्टी है उनकी। मेरा जो बयान हल्फी अखबार में छपा वो भी अभी तक नहीं देखा, अखबार ने खबर छापने के बाद मुझसे राब्ता किया था। इस पर चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि आपने 3 साल बाद बयान हल्फी दिया, आपने किसी मकसद के लिए लंदन में दिया होगा। बयान हल्फी ने न सिर्फ अदालत बल्कि तमाम जजेस को मशकूक बना दिया है, ये संगीन तौहीन अदालत है। ये जस्टिस साहब फरमा रहे हैं, जस्टिस अतर मिनल्लाह, चीफ जस्टिस। राना शमीम 7 दिसंबर तक अपना जवाब और असल बयान हल्फी अदालत में जमा कराएं, ये ऑर्डर था जो आज का था। जिस शख्स ने बयान हल्फी दिया इसे याद नहीं कि बयान हल्फी में क्या लिखा है। अगर इन्हें नहीं मालूम
तो फिर ये बयान हल्फी किसने तैयार करवाया, ये फरमाया अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब ने कोर्ट में आज, और ये बिल्कुल सही फरमाया अटॉर्नी जनरल साहब ने। और जस्टिस अतर मिनल्लाह की जो ऑब्जर्वेशन है वो भी आपके सामने। एक तो इस पर नाज़रीन आज बात करेंगे, ये अहम डेवलपमेंट्स है क्योंकि आपको मालूम है कि बड़ी अब बात निकल आई कि इन्होंने क्या कहा, ये मरियम नवाज साहिबा उनके वालिद के केस पर असरअंदाज होगा। दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है और लोग कह रहे हैं कि ये बात का बतंगड़ बन गया, कुछ पता ही नहीं सच क्या है झूठ क्या है। वो फिर एक आपने देखा कि ऑडियो भी सामने निकल आई। तो एक तो ये हो गया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस पर बात करेंगे। दूसरी जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो ये है, कहा यह जा रहा है नाज़रीन, साबिक मेयर कराची के जमात इस्लामी के, उन्होंने एक पटिशन दायर की थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। और आपको याद रहे कि नस्ला टावर्स का एक मामला चला हुआ है इस कराची में, उस पर कल हमने बात की थी। लेकिन आज इस्लामाबाद में एक ब्रॉडर इशू पर बात हुई और अहम इशू पर बात हुई। तो बात सबसे पहले तो अदालत ने ये बताया कि बताएं वजारत दिफा कैसे ज़मीन के इस्तेमाल को दिफा तक महदूद रखेगी, यानी कि जो कैंटोनमेंट की ज़मीन है वो उधर दिफा के लिए इस्तेमाल होगी। अटॉर्नी जनरल सेक्रेटरी दिफा को कहें जो रिपोर्ट जमा कराई है दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन, आज एक कोर्ट के ऑर्डर्स पर एक रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल ने जमा करवाई जो कि दिफा के सेक्रेटरी जनरल हिलाल साहब ने दी थी कोर्ट में, और अटॉर्नी जनरल ने ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट वो डिपॉजिट करवाई। तो अदालत ये कह रही है कि जो रिपोर्ट दी है सेक्रेटरी डिफेंस ने, वो रिपोर्ट दुरुस्त नहीं है। रिपोर्ट में लिखा है इमारतें गिरा दी हैं जबकि वहां खड़ी हैं। ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। मैं मौके पर जाकर तस्वीर बनाकर नई रिपोर्ट मुरतब करूंगा, ये कह रहे हैं सेक्रेटरी डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल हिलाल हुसैन साहब, कि मैं मौके पर जाकर तस्वीर बनाऊंगा और आपको फिर नई रिपोर्ट दूंगा। हम ये रिपोर्ट वापस लेते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट को, अभी देखें तरीक़ाकार क्या है, यानी हमारे इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक रिपोर्ट गई है और कहा जा रहा है अच्छा जी अब वापस लेते हैं, ये ठीक नहीं है। जामे रिपोर्ट दाखिल करें कि कंटोनमेंट में कौन सी ज़मीन किन मकासद के लिए है, ये अदालत ने इंस्ट्रक्शन दी है। कानून के मुताबिक स्ट्रेटेजिक लैंड सिर्फ दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल होगी, और इसमें कोर्ट स्ट्रेटेजिक लैंड जो है वो कैंटोनमेंट की ज़मीन को कह रहे हैं। तफसीली रिपोर्ट 4 हफ्ते में जमा कराएं अदालत। फैसल बेस, कराची में फैसल बेस पर स्कूल शादी हॉल भी हैं, बने हुए हैं। चीफ जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन है। कहा जा रहा है कि मसरूर और कुरंगी एयरबेस बंद किए जाएंगे। चीफ जस्टिस साहब एयरबेस बंद करके वहां कमर्शियल सरगर्मी शुरू करेंगे। फौज मुल्क के दिफा के लिए है, ना कि कारोबार के लिए। फिर उन्होंने ये भी फरमाया ऑनरेबल कोर्ट ने कि ये इस तरह की जो चीज़ है ये इदारे की साख को मजरू करती है। उन्होंने ये बड़ी क्लियरली कहा कि जो ज़मीन दी जाती है वो अफसरान को आगे देने के लिए नहीं दी जाती, वो दिफा के लिए दी जाती है। तो ये दोनों मामलात हैं, इन दोनों मामलात पर बात करेंगे नाज़रीन। बड़े अहम मामलात हैं। काम की बालादस्ती की बात होती है, फेयर प्ले की बात होती है, और इदारे को भी मौका मिलना चाहिए अपनी सफाई पेश करने का। और जो सिटीजन्स हैं और जो कोर्ट है उनकी ऑब्जर्वेशंस पे भी डिस्कशन करेंगे। विल टेक अ क्विक ब्रेक एंड कम बैक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात इस वक्त कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जर्वेशंस आए इन दो बड़े अहम केसेस में, और इन केसेस का ताल्लुक रूल ऑफ लॉ से है और मुल्क किस तरह चलता है उस पर है। तो 2-3 और चीज़ें हम आपको ऑब्जर्वेशंस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की थी वो हम आपको बताते चलें। एक, उन्होंने कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड में की ज़मीन पर शादी हॉल कैसे बनाए जा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि
ये फैसला एक रिवायत बन जाएगा। अगर गैर कानूनी इमारतें रहेंगी तो बाकियों के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। और फिर हमें बताएं आपका आगे का क्या प्लान है। और ये भी उन्होंने काफ़ी तंबीह भी की, उन्होंने ये भी कहा कि पूरे पाकिस्तान में कंटोनमेंट बोर्ड्स की अराजी पर ये सिलसिला जारी है। और ये कहा कि अभी सोकर नहीं उठते कि उन्होंने इमारत खड़ी कर दी। और एक नाज़रीन ये केस है कोई एक ग्लोबल समथिंग मार्की का, उस पे उन्होंने कहा कि एक मेजर ने किस तरीके से ये मार्की को अलॉट कर दी ज़मीन। तो अब जब इस तरह की एक बात होती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो अच्छी बात है कि उसको हम यहाँ डिस्कस कर लें और देखें कि इसके सियाक़ व सबाक़ क्या है और आगे बढ़ और क्या इसमें कितनी बात जायज़ है और इसको आगे बढ़ने का तरीका क्या है। बट बिफोर वी गो टू द सुप्रीम कोर्ट, हम चलते हैं पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो तो कहेंगे एक ड्रामा ही है और क्या है, इट्स नॉट सीरियस, वो बाहर आ गया है उसका जो तमाम है बयानी हल्फी। लेकिन फरमा रहे हैं जज साहब के जी ये तो मुझे पता ही नहीं कि किसने निकाला, और मैंने पढ़ा भी नहीं, अखबार भी नहीं देखा। शाखावर साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जी शाखावर साहब, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ ये बड़ी दिलचस्प बातें। हामिद खान साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, हम साथ थे पीटीआई में, बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। और सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब। अच्छा जी, शुरू कहाँ से करें? वेरी क्विकली पहले तो चलते हैं जो आज कोई मज़ाहिया ही बात हुई है। क्यों शाखावर साहब जो कह रहे हैं जी मुझे तो पता ही नहीं, वो कह रहे मैंने सील करके रखा है, तो अब क्या किस? देखिए ये बड़ा वाकई ड्रामाई मोड़ है इसका आज। देखिए एक तो राना शमीम साहब के हवाले से एक बड़ी हैजानी खबर आई कि उनके पास एक एफिडेविट है और उसको उन्होंने इंग्लैंड में एग्जीक्यूट किया और उसको नोटराइज या नोटरी पब्लिक भी जो है या ओथ कमिश्नर भी इंग्लैंड का है। तो उसमें उन्होंने एक वाकया मंसूब किया साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के हवाले से। सर वेयर डू वी गो फ्रॉम दिस ड्रामा टुडे? मैं आपको बताता हूँ। अब उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि जब ये खबर आई और उस पर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की PMLN की तरफ से कि ये हमारे साथ होता रहा, तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुवो मोटो जुरिस्डिक्शन इख्तियार की, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पे कर सकते हैं। तो उन्होंने इसका कॉग्निजेंस ले ली और उनमें राना साहब को भी बुला लिया, उसमें एडिटर्स को भी बुला लिया कि जी आप बताएं। अब बात यह है कि जो असल चीज़ है वो बयान हल्फी, वो आज राना साहब ने जो एक ड्रामाई मोड़ मुड़ा है उसमें कि उन्होंने तो उसको ना उसका इकरार करते हैं ना इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एक बयान हल्फी एक अपने सील करके रखा हुआ है जो मुझे नहीं पता ये वो वाला है भी या नहीं है, लेकिन वो तो मैंने किसी को नहीं दिया। तो उस पे अब हाई कोर्ट ने उनको मजीद पाबंद किया है कि आपने उसको अगली तारीख के ऊपर उसको पेश करना है। तो मैं समझता हूं कि ये एक अजीब सी सूरत हाल क्रिएट हो गई है कि वो जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ दी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है वो है ही नहीं है कहीं पे। जी वो है ही नहीं। सलमान साहब ये क्या इजंट इट इन द रेल्म ऑफ द रिडिकुलस, यानी कि क्या आप कहेंगे इस पे? वो कह रहे ताले में तो बंद है, यानी कि किसी भूत के जरिए आ गया और उनको मिल गया है। जो यानी अंसार अब्बासी साहब हमारे दोस्त, बड़े जर्नलिस्ट हुज इन्वेस्टिगेटिव यूनिट को हेड करते हैं। व्हाट इज दिस? जी राना साहब ने अपने आप को तो बचा लिया ना, अपने हवाले से तो बड़ा बेहतरीन मौक़िफ़ उन्होंने तरदीद भी नहीं की कि इस मतलब की जो कहा गया कि उस एफिडेविट में है, उन्होंने उसका इंकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं तो इसकी शाख या इसको फैलाने में शामिल ही नहीं, मैंने तो एक ताले में बंद करके रखा हुआ है। अगर इसमें कोई आंसर है, कोई पहलू है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। कि कंटेम्प्ट तो तब होगी अगर उन्होंने इस बात को फैलाने में कोई किरदार अदा किया हो। अपना किरदार, अपना रोल उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया और बिल्कुल एक जादुई ये सूरत हाल पैदा हो गई कि फिर ये अंसार अब्बासी साहब को कैसे मिल गया। अब अंसार अब्बासी साहब ही से बात आएगी। अंसार अब्बासी साहब का तो मौक़िफ़ ये था कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैंने एक चीज ये रिपोर्ट की है कि एक शख्स ने दूसरे शख्स पे इल्जाम लगाया है और वो शख्स उनके एक जिम्मेदार ओहदे पर मुकर्रर था, लिहाजा उसके इल्जाम को बतौर खबर मैंने जी बिल्कुल। अब
अब अगर वो ये कहते हैं कि ये मैंने तो इल्जाम लगाया ही नहीं किसी ऐसी सूरत में जो अंसार अब्बासी साहब तक मेरे जरिए पहुंच सकती, लिहाजा जो भी हुआ मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। मेरे दिल की बात जो है मैंने कागज पे लिखकर कहीं बंद कर दी है, किसी को दी नहीं। तब अंसार अब्बासी साहब को ये बताना होगा कि उन तक ये बात कैसे पहुंची, क्या बात पहुंची जी। राना साहब से ये तकाजा करना कि एक बंद ताले में चीज को वो पेश करें, वो तो एक तरह से जो चीज उन्होंने शायद ही नहीं। अच्छा, तो हामिद खान साहब, ये तो बड़ी अजब बात है, यानी कि कभी समझ नहीं आता क्या कहीं पाकिस्तान में क्या क्या पावर गेम के तमाशे में चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब ये देखें ना, यही जो राना साहब हैं उनके बेटे ने तो आके प्रोग्राम्स पे प्रोग्राम्स किए और बताया कि किस तरीके से बिल्कुल ठीक, और ये मेरे वालिद का ये है, इधर से दोस्ती उधर से दोस्ती, वो सब बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा मुझे स्पोक्स पर्सन बना दी। दिस इज सो रिडिकुलस हामिद खान साहब। देखिए, बहरहाल अब जो बातें आज सामने आई हैं इसके बाद ही कुछ कह सकेंगे। मेरा ख्याल है कि कुछ दिन हम देख ही लें कि अदालत की कार्रवाई कहाँ जाती है, क्योंकि इस किस्म के बयानात ने तो सारी बात को ही एक सस्पेंशन में डाल दिया है। और हैरत कुन बात है कि क्या कुछ होता रहा और क्या कुछ वो कहते रहे और क्या कुछ आज उन्होंने कहा। लेकिन इसका मेरे ख्याल में जवाब यही है कि अब जो उन्हें कहा गया है कि आप नया अपना एफिडेविट दाखिल करें या कोई और डॉक्यूमेंट दाखिल करें, ताकि हम समझ सकें कि एक्चुअली हुआ क्या है और आपका मौक़िफ़ क्या है। मेरे ख्याल में वो मामला जब 5-7 दिन के बाद सामने आएगा, उसके बाद ही बात मज़ीद की जा सकेगी इस पर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हामिद खान साहब, आप विद योर एक्सपीरियंस एंड विजडम और सब कुछ, तो उनके बेटे तो आ रहे थे टीवी पे, उन्होंने तो किसी पॉइंट पे नहीं कहा जी ये जो बयान हल्फी है ये गलत है, मेरे वालिद ने नहीं दिया, उनका तो तजौरी में बंद है लंदन में, ये तो क्या तमाशा, ये तो सब झूठ बोल रहे हैं, मतलब शौली। और वो कह रहे थे जी मैं अपने वालिद का स्पोक्स पर्सन हूँ। तो ये तो ऐसी बात नहीं कि यानी कि बिल्कुल ही कुछ आप नहीं कह सकते इनके बारे में, आखिर इनके बेटे थे, तो बेटे ने तो कहा, या बेटे भी किसी उसका हिस्सा बने हुए हैं, कोई मिस्ट्री स्टोरी जो अनफोल्ड हो रही है। इज़न्ट दैट शॉकिंग? हाँ, देखिए, हैरत की बात है। बाहर सूरत मैं नहीं समझता उनके बेटे की कोई ऐसी क्रेडिबिलिटी है या कुछ ऐसे ऑफिस में वो रहे हैं जिससे हमें उनकी बातों को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अभी फ़िलहाल इस पर डिस्कशन उतनी देर मुअत्तल करनी चाहिए जब तक कि मज़ीद कोई मामलात अदालत के सामने ना आए। और जो भी मामला हमें कंसिडर करना चाहिए वो वही है जो राना शमीम साहब, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिस होल्ड करते रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उनके हवाले से इम्पोर्टेंट है। उनके कोई रिश्तेदार क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मैं समझता हूँ उसको इतनी अहमियत नहीं देना चाहिए। जी ठीक है, आपकी ये पोजीशन ये है। और शाह खावर साहब, लेकिन मैं तो फिर ये कहूँगी कि एक चीज़ आ जाए और राना शमीम साहब कहें कि जी मैंने देखा ही नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, मुझे पता ही नहीं कि, यानी कि शौली अगर एक केस है तो राना शमीम साहब कैसे हो सकता है कि इतने दिन वो उन्होंने कोई फोकस ही ना किया हो इन सब चीज़ों पे। मैं कुछ कहना। जी फरमाइए। कौन? फारूक साहब आप हैं जी? जी मैं सब, लेट मी गिव मी अ मिनट, आई विल कम बैक टू यू सर, देयर इज लॉट्स टू टॉक अबाउट। आपसे बात करते हैं जी। देखिए इससे बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा होगी। देखिए अब क्वेश्चन ये है, हामिद खान साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमें तो खैर बहरहाल इंतजार करना है कि ये नेक्स्ट हेयरिंग के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, क्या राना साहब वो डॉक्यूमेंट देते या नहीं देते। लेकिन फर्ज करें कि अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं देते तो क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में किसी को जो प्रोपोज्ड अलेज्ड कंटेमनर है उसको ये कहा जा सकता है कि आपके साथ जो मंसूब किया जा रहा है बयान हल्फी वो आप अदालत में पेश करें? तो क्या ये प्रोसीडिंग्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में या ऐसा अहकाम जारी हो सकते हैं?
और अगर उसको ना माना जाए तो क्या वो फिर कंटेम्प्ट के ऊपर मजीद कंटेम्प्ट होगी? तो ये एक बहुत सारे सवालिया निशानात उठा रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इससे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है कि उन्होंने वो डॉक्यूमेंट जिसकी बेसिस के ऊपर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई थी वो अभी तक सामने ओरिजिनल है ही नहीं है। ऑल्दो उन्होंने ये नहीं कहा कि है नहीं है, उन्होंने कहा है लेकिन तिजोरी में बंद है। वाह वाह। और बल्कि आई टेल यू ये तो नई एग्जाम निकलते पाकिस्तान में। इंटरेस्टिंगली उसमें ये है, उन्होंने कहा वो तो मैंने कभी भी सील से निकाला ही नहीं है, तो वो पता नहीं कैसे पहुंच गया किसी के पास। जेम्स बॉन्ड 007 जी वेरी क्विकली ब्रिगेडियर साहब आप फरमाइए फिर हम इसको कंक्लूड करें। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि राना शमीम साहब इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जो 2 हेयरिंग अभी हुई है, जो चीज़ें सामने आई हैं कि पहले उनके बेटे ने, जो उनके उस वक्त कह रहे थे कि मैं उनका लॉयर हूँ और मैं अपील रहूंगा कोर्ट में, जी। उनके बेटे ने उनको बड़ी मैं समझता हूँ बुरी तरह एम्बेरस किया, इस हद तक कि उनके जो पास्ट क्रेडेंशियल्स हैं, उनके जो पास्ट एफिलिएशन विद द शरीफ फैमिली, वो और फिर आइंदा के जी सदर पाकिस्तान भी वो बन सकते हैं और ये तमाम चीजें। तो मेरा ख्याल है वो एक उन्होंने बहुत ही इमेच्योरिटी का एक मिसाल कायम की, और यही वजह है कि उन्होंने अब अपने आप देखे, आज उन्होंने कहा कि जी मेरे जो अगले लॉयर होंगे वो लतीफ अफरीदी साहब होंगे, वो मुझे रिप्रेजेंट करेंगे। आज भी मैं समझता हूँ आज भी मैं समझता हूं, जो कि आज आ नहीं सके भारत, लेकिन मैं समझता हूं कि आज भी उनको उनकी बड़ी एम्बेरसमेंट हुई है कोर्ट में कि देखे ना कि वो सवाल किया जा रहा है कि 3 साल पहले आपने क्यों नहीं बात की, अब आप क्यों बात कर रहे हैं, इसकी क्या इंप्लीकेशन है, क्या बैकग्राउंड है। और ये वहां पे होना अपना ओरिजिनल एफिडेविट इन लंदन, अब पता नहीं वो कौन सी तजोरी में पड़ा है, एवन फील्ड की किसी तजोरी में पड़ा हुआ है और किन लोगों ने। चलें जी वो देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बट जी लतीफ अफरीदी साहब इज अ वेरी ऑनरेबल, वेरी सीनियर एक्सपीरियंस लॉयर, तो वो आएंगे तो ही विल मीन बिजनेस। हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम बात करेंगे कैंटोनमेंट के हवाले से जो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बातें की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो किस्सा फिर ये है कि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब सेक्रेटरी डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हिलाल साहब ने अपनी रिपोर्ट दी तो कोर्ट ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसमें फैक्चुअल एरर्स हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा हम जी रिपोर्ट वापस लेते हैं और हम इसको रीसबमिट करेंगे। तारीख दी गई कोर्ट की तरफ से कि आप रीसबमिट करें। उससे मुंसलिक जो गुफ्तगू हुई हमने आपको शुरू में प्रोग्राम में सुनाई कि उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जी आपने ये कैंटोनमेंट में आपने क्या शादी घर बनाए हैं, आपने बाज़ार बनाए हैं, आप जगह जगह बना रहे हैं प्लाजाज, शॉपिंग प्लाजाज, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने सुना है कि एयर बेसिस कुछ हैं जो बंद हो रही हैं और वहाँ भी आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ करेंगे। तो इसका सबका मतलब क्या और क्या इसमें कौन सा कानून है जिसके तहत ये चीज़ें होती हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड को क्या चीज़ करती है, डिटरमिन कौन सा लॉ है जिसके तहत चलता है। तो शाखवर साहब वेरी क्विकली इस पे कोई एनी आइडिया? देखिए मैं नसीम आपको बताऊं, प्रॉब्लम असल में क्या है कि ये जो मिलिट्री लैंड्स हैं, मिलिट्री लैंड इन कंटोनमेंट एक बाकायदा महकमा है जिसको GHQ से क्वार्टर मास्टर जनरल जो है वो करते हैं, और इसके बाकायदा एक DG होते हैं जो सर्विंग मेजर जनरल। ये जितनी कंटोनमेंट लैंड्स हैं ये उसको डील करते हैं। वो कंटोनमेंट मिलिट्री पर्पसेस के लिए क्या होना चाहिए, कुछ वो जो शहरी इलाका होता है जिसमें आबादी है उसमें उनके पास इख्तियार होता है कि वो लीज आउट भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा जो मैकेनिज्म है मिलिट्री लैंड्स का, ये इस पे एक मिलिट्री लैंड मैनुअल है, ठीक, जो कि कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है। ठीक, वो जो है वो मुश्तमिल है गवर्नर जनरल्स के ऑर्डर के ऊपर, हर रॉयल मैजिस्ट्री के ऑर्डर्स के ऊपर। मसलन आपने एक देखी होगी कि वहाँ पे एक ओल्ड ग्रांट होती थी कि एक पीस ऑफ लैंड है कंटोनमेंट में या मिलिट्री लैंड की जो लैंड है उसको हर मैजिस्ट्री या हिज मैजिस्ट्री जो है वो किसी को अता कर देते थे। सर तो आप मैं ये समझता हूँ क्वीन विक्टोरिया के जमाने की चीजें चल रही हैं। मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जरूरत इस अमर की है कि ये मिलिट्री और आर्मी और आर्म फोर्सेस के साथ बैठ के ये इस पे बाकायदा एक लेजिस्लेशन की जाए और इसका लॉ और इसके रूल्स बनाए। ठीक है, हामिद खान साहब आप बताइएगा कि ये शाखावर साहब ने तो एक बात की कि कैंटोनमेंट बोर्ड जिस तरीके से चलता है, लेकिन ये भी हमने देखा कि कैंटोनमेंट्स
क्वीन विक्टोरिया के बाद भी, पाकिस्तान बनने के बाद भी मतलब कि उनमें तोसी हुई है, वो बढ़े हैं। और उस हवाले से कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन देना कि ये स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए आपको दिए गए थे, अगर आप वहाँ जाके तो शादी घर बना रहे हैं और शॉपिंग मॉल्स बना रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बंद कर रहे हैं इनको, बेसिस बंद कर रहे हैं, तो वो आप ज़मीन हुकूमत को वापस दें। वो कितनी ये बात कानून में ग्राउंडेड है और कौन से कानून में? देखिए नसीम, इसमें देखने वाली बात यह है कि जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन तो उनकी ये है कि जो फ़ौज को अपने मामलात जो हैं वो दिफा तक ही महदूद करने चाहिए। उनको कारोबार में, उनको इंडस्ट्री में, उनको एग्रीकल्चर में, उनको सर्विसेज में, उनको कारोबारी मामलात में नहीं होना चाहिए। ये बात यकायक हमारे चीफ जस्टिस साहब को उनकी रिटायरमेंट करीबन सूझ गई है और उस पर ऑब्जर्वेशन देने लग गए हैं। हालांकि फैक्ट तो ये है कि उन्होंने करना कराना तो कुछ भी नहीं है, ना होना है कुछ, सबको पता है। और ये अगर इस तरह सीरियस मामले को वो एक असूली सतह पर तय करना चाहते हैं कि फ़ौज का रोल जो है दिफा तक महदूद होना चाहिए और उसको किसी किस्म के कारोबार, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर या सर्विसेज में नहीं हिस्सा लेना चाहिए, तो उसके बारे में बहुत पहले नोटिस लिया जा सकता है। 2 साल से चीफ जस्टिस हैं, अब आखिर 1-8 महीना रह गया उनका, तो फिर नोटिस लिया जाता है। ये हैरत की बात है। हमारे पिछले चीफ जस्टिस साहब को भी चंद दिन पहले ख्याल आया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तो टर्म ही कोई नहीं होती, तो उसके बारे में कानून देखा जाए। तो ये बातें बाज़ औक़ात ज़हन को हमें हैरत में मुब्तला करती हैं कि रिटायरमेंट के करीब क्यों चीफ जस्टिस साहब को बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं जो कि रोज़े रोशन की तरह आया होती पहले दिन। आपको अच्छी तरह याद होगा कि एक हमारी बहुत अच्छी रिसर्चर और डॉक्टर आयशा सिद्दीका साहबा, उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी थी, रिसर्च वर्क थे मिलिट्री इंक। उसमें सारी रिसर्च हुई इन सारे मामलात पर जिन पर ये ऑब्जर्वेशन आज दे रहे हैं। ये 2007 में किताब छपी थी। उनको तो कोई कहीं किताब लॉन्च नहीं करने दे रहे थे, इस कदर उनको हरासा किया था कि मुल्क छोड़ के भाग गई थी। तो भाई ये तो वो मामलात हैं जो कि सबके सामने मौजूद हैं। अगर आपने कुछ करना है तो फिर नोटिस लें, अगर आपने कुछ नहीं करना तो क्या जरूरत है ऐसी ऑब्जर्वेशंस देने की जिससे लोगों की आप तो औकात में इजाफा करेंगे और उसके बाद होगा कुछ नहीं। मैं चाहूंगी मैं ब्रिगेडियर फारूक साहब के पास भी आऊं, लेकिन इससे पहले वेरी क्विक कमेंट। आपने भी सलमान आज ये फॉलो तो किया होगा, लेकिन हमें जो लगा तो वो ब्रॉडर बिजनेस इश्यूज पे बात नहीं लग रहा था कि ऑनरेबल जो कोर्ट है वो फोकस कर रहा है उस जमीन पे और कैंटोनमेंट में। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जी, दोनों पहलू हैं जो हामिद खान साहब ने बात की वो भी है, लेकिन जो ज़ाहिर जो फोकस है वो जमीन के मामलात पे। और आपको याद होगा चीफ जस्टिस साहब ने ये मामलात कुछ साल पहले उठाए थे, गालिबन उस वक्त चीफ जस्टिस भी नहीं थे, वो सीनियर यूनी जज थे। फिर उसके बाद ये मामलात इस तरह सामने नहीं आए जैसे आज सामने आए हैं। और इस हवाले से मैं समझता हूँ अब जो रिमार्क्स आए हैं उसके बाद कानून साज हैं वो प्रोविंशियल भी इसमें आ सकते हैं और फेडरल भी। देखिए कंटोनमेंट एरिया जमीन पर कायम है और एक अजीब सी सूरत हाल है कि वफाकी कानून के तहत सूबे का एक हिस्सा जो है उसको एक वफाकी जो इदारा है जो अफवाज पाकिस्तान है उनके तसर्रुफ में और उनके कंट्रोल में दे दिया जाता है और उनके जो कवानीन है और उनके जो जवाबित हैं उनका यहाँ इतलाक होना शुरू हो जाता है, अगरचे ये जमीन सूबे ही का हिस्सा रहती है। ये एक ऐसा मामला है जिसको बहुत गौर से देखना चाहिए कि अगर सूबे के इख्तियार को कम किया जा रहा है सूबे के एक हिस्से के हवाले से, तो उसका बिल्कुल एक बड़ा वाज़ेह मकसद होना चाहिए और वो मकसद जो है कंटोनमेंट एक्ट 1924 का है, उसके तहत यही है कि इसका ताल्लुक बराह रास्त डिफेंस से होना चाहिए। अब डिफेंस को आप कितनी वसअत देते हैं, कमर्शियल मामलात को भी आप डिफेंस का इसका कहते हैं, इस पर मैं समझता हूँ वाज़ेह कानून साजी पार्लियामेंट को भी और सूबाई असेंबली को भी चाहिए। अच्छा, बड़ी आपने अहम बात की और यही चीज मेरा ख्याल है कि अभी शाह खावर साहब भी कह रहे थे। ब्रिगेडियर साहब, विल कम टू यू ना। आप बताइए कि आपको क्या लगता है, जो हमारे दोनों पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि कुछ नए कवानीन बनाने की जरूरत है ताकि ये चीजें एक सहल तरीके से तय हो जाएं।
देखिए, पहली बात तो ये कि आपने जो क्वीन विक्टोरिया का हवाला दिया, मेरा ख्याल है वो ज्यादा शायद मिसप्लेस्ड हवाला था, इन द सेंस ओवर एग्जैजरेशन। ठीक है, ये कंटोनमेंट्स जो है चल रही है किंग जेम्स है नॉट क्वीन विक्टोरिया, कॉलोनियल दौर से चल रही है। उस वक्त भी कंटोनमेंट थी। साहब को ऐसे नोटिफिकेशंस दिखा सकता हूं जो कि मिलिट्री लैंड कंटोनमेंट में है, जो हर मैजिस्ट्री ने इशू किए हुए। नहीं जी जी, मेरा ख्याल है मैं आपको क्वीन विक्टोरिया की डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि मामला थोड़ा मिसअंडरस्टूड है सारा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो कह रहे हैं सर आंखों पे, वो ठीक है। देखें, कंटोनमेंट्स पाकिस्तान में ये श्रिंक की है इन द सेंस हाउ कि पहले अंग्रेजों के दौर में इट वाज वेरी रेयर फॉर सिविलियन पॉपुलेशन टू गो इनटू कंटोनमेंट्स, और ये इधर आइसोलेटेड दूर एरियाज में होती थी फ्रॉम सिविल पॉपुलेशन। लेकिन पिछले 5-6 दहाइयों में कंटोनमेंट्स में अब लाखों की तादाद में हमारे, जाहिर बात है, जो सिविलियन पॉपुलेशन वो अब आगे हैं। और ये वजह है कि जब सिविलियन पॉपुलेशन आती है तो कंटोनमेंट्स के अंदर एरिया ईयरमार्क्ड है, कंटोनमेंट बोर्ड बने हुए हैं, जहां पे पहली अपना कितने अरसे से आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिकली लोग इलेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, काउंसलर्स, वाइस चेयरमैन, ठीक है, स्टेशन कमांडर, द प्रेसिडेंट। तो वहां पे जमहूरी तरीके से फैसले होते हैं। और फैसले क्या होते हैं कि ये एरियाज हैं जो कि मिलिट्री यूनिट्स एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ये एरियाज हैं जो रिक्रिएशनल एरियाज हैं, ये हैं ट्रेनिंग एरियाज, ये एजुकेशन फैसिलिटीज होगी, यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज होंगी, यूनिवर्सिटी होगी, कॉलेज होंगे, मैरिजल होंगे, शॉपिंग मार्केट्स होंगी। भाई, यू हैव टू कैटर फॉर द एंटायर रेंज ऑफ पॉपुलेशन जो वहां पे रह रहे हैं। वो ये तो नहीं हो सकता ना कि जो लाहौर कैंट में बैठा वो अब जाएगा वो रायवंड में जाके और वहां पे मैरिज हॉल में जाके जो है वो शादी करेगा। वो अगर कंटोनमेंट में रह रहा है तो सर रायवंड और कैंट के दरमियान कोई आपका ख्याल है शादी घर नहीं है? नहीं भाई आपको रायवंड बहुत याद आ रहे हैं। मेरी बात नहीं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि जो लोग जिधर आबादी है उस आबादी में कंटोनमेंट बोर्ड जिम्मेदारी है, ठीक, वो टैक्सेस लेते हैं, उससे डेवलपमेंट होती है, सड़कें बनती है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक। तो ये एक तो पहले ये। दूसरी बात ये है कि कंटोनमेंट एक्ट 1924, ठीक है, यही कंटोनमेंट बोर्ड है जो कवानीन बनाती है। ये इट इज लाइक द असेंबली अंडर द स्टेशन कमांडर, ये लॉज बनाते हैं। सर 1924 wasn't it under Queen Victoria or was it under King James? देखें, वो आपकी बात सही है। वैसे तो वो 1935 के एक्ट भी है जो हम हमेशा सुनते हैं, पाकिस्तान के कवानीन का, वो हमारे लॉज का, ये सारे वो मामला तो उधर से चल रहे हैं, वो ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन उसके बाद इतनी तरमीम आई है, उसके बाद इतनी अमेंडमेंट्स है।